अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये दोनों काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अगर इन रेखाओं को पृथ्वी पर कहीं हम खोजेंगे तो ये मिलेंगी नहीं। इनकी आवश्यकता क्यों हुई? किसी भी वस्तु या स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए हमें इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखा खींची जाती है उसी को अक्षांश रेखा कहा जाता है। इन अक्षांश रेखाओं को लैटीट्यूड भी कहते हैं, क्योंकि ये देखिएगा याद करने के लिए कि ये लेटी हुई रेखाएं हैं, इसलिए इनको लैटीट्यूड कह सकते हैं। ये लैटीट्यूड, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको देशांतर कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा ये विषुवत रेखा होती है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ये ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तर में जो भाग है ये गोले का, इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण में जो भाग होता है उसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को उतने डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। जैसे ये मान लीजिए है अक्षांश रेखा, तो इसको हम कितने डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे? तो उसके लिए देखिए यहाँ से पृथ्वी के केंद्र से ये जो कोण बनाएगी, जितने डिग्री का यहाँ कोण बनेगा उतने डिग्री की हम विषुवत रेखा के समांतर एक रेखा खींच देंगे और उतने डिग्री अक्षांश रेखा ये कही जाएगी। मान लीजिए ये 25 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये 25 डिग्री चूँकि उत्तर में है तो इसको कहा जाएगा 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और यहाँ पर मान लीजिए कोण अधिक का बन रहा है, ये कोण 40 डिग्री का अगर बन रहा है ये कोण, तो विषुवत रेखा के समांतर रेखा खींच देंगे और ये हो जाएगी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर कोण मान लीजिए और ज़्यादा है, ये कोण मान लीजिए अब की बार ये बन रहा है जो 65 डिग्री है, तो विषुवत रेखा के समांतर यहाँ से खींच देंगे तो इसका मान हो जाएगा ये रेखा 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसके सीध अगर हम लंब खींच देते हैं इस पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा, तो इसको कहते हैं कि ये 90 डिग्री अक्षांश रेखा। और 90 डिग्री अक्षांश रेखा देखिएगा एक बिंदु के रूप में होता है। तो अब ग्लोब पर कितने अक्षांश रेखाएं होती हैं इसको हम लोग देख लें। तो यहाँ पर देखिएगा ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। 0 के बाद एक एक डिग्री पर एक एक अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री अक्षांश रेखा, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 4 डिग्री, ऐसे करते करते यहाँ पर जाते हैं 65 डिग्री, फिर 66 डिग्री, 67, 68, 69, 70, ऐसे करते करते 90 डिग्री पर जा कर के ये एक बिंदु का रूप धारण कर लेती है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। ये 0 है, 0 के बाद 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 2 डिग्री अक्षांश रेखा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पर ये आ जाएगा एक बिंदु के रूप में 90 डिग्री अक्षांश रेखा या साउथ पोल। तो हम देख रहे हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या उत्तरी गोलार्ध में अगर लें तो 0 के बाद यहाँ 1 से शुरू होगा, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 90 तक, यानी कि 90 डिग्री उत्तर में हो गई और उतने ही दक्षिण में, और
एक रेखा ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 90 दूनी 180 और 181। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 181। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वह 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं की विशेषता क्या होती है? ये देखिए, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं सब के सब एक वृत्त का निर्माण करती हैं, और सबसे बड़ा जो वृत्त होता है इसको हम भूमध्य वृत्त या विषुवत वृत्त कहते हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो होती है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। और जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे या दक्षिण गोलार्ध में हम उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे, इनकी लंबाई धीरे धीरे क्रमशः घटती जाती है। ये वाली रेखा विषुवत रेखा देखिए सबसे बड़ी है। इसके बाद और उत्तर में जाएंगे छोटी होती जाएंगी ये रेखाएं। इस प्रकार से ये जैसे जैसे उत्तर जाएंगे इनकी लंबाई छोटी हो जाएगी और ध्रुवों पर जा कर के एक बिंदु का रूप धारण कर लेती हैं। अब देखिए प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। ये वाली देखिए रेखा जो होती है इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है, और पृथ्वी की एक पर्यायवाची है भू। भू होता है और इसको आधा कर दिया गया है, यानी मध्य कर दिया गया है। किसके द्वारा? इस रेखा के द्वारा। इसलिए इस रेखा का नाम रखा गया भूमध्य रेखा। ठीक है। और इस भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है। तो इस रेखा पर जब सूर्य लंबवत चमकता है तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। इसीलिए इसको, इस भूमध्य रेखा का दूसरा नाम है विषुवत रेखा। विषु का अर्थ होता है कि दिन और रात का बराबर होना। इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा दूसरी जो महत्वपूर्ण रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ। इस रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और उतने ही दक्षिणी अक्षांश रेखा को, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा ये विषुवत रेखा है। सूर्य जो होता है इस प्रकार से चक्कर लगाता है। सूर्य के चक्कर लगाने की ये दिशा होती है। पूरे वर्ष सूर्य जो है वह इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में चक्कर लगाता है, और इस चक्कर में इस भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सूर्य की 2 बार लंबवत किरणें पड़ती हैं। एक बार यहाँ पर इसके सीधा में जब आता है यहाँ पे, और फिर उत्तर की ओर जाता है, फिर वहाँ से मुड़ता है और यहाँ एक स्थान यहाँ पर। तो 2 बार एक चक्कर लगाने में, यानी कि एक वर्ष में 2 बार विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। ठीक है। कब कब पड़ती हैं ये देखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य का लंबवत प्रकाश
इस विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर पड़ता है, इसलिए इन दो तिथियों को 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथि को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च के बाद देखिए सूर्य जो होता है उत्तर की ओर मूव करता है और 21 जून को सूर्य की लंबवत किरण जो होती है वह कर्क रेखा पर पड़ती है। तो 21 जून की अवस्था में क्या होगा, तो 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा होता है। देखिएगा, सूर्य के कारण ही दिन होते हैं, तो जिस गोलार्ध में सूर्य रहेगा वहाँ पर दिन बड़ा होगा, और जिस गोलार्ध में सूर्य नहीं रहेगा वहाँ पर दिन छोटा होगा। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, और 21 जून के बाद सूर्य क्या करता है, यहाँ से टर्न ले लेता है फिर विषुवत रेखा की ओर। 21 जून के बाद ऐसा नहीं है 22 जून को और जाए, कर्क रेखा से ये आगे नहीं जा सकता सूर्य, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे उत्तर की ओर सूर्य के जाने की जो तिथि होती है वह 21 जून होती है, इसीलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक। उसके बाद देखिए, फिर जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को इस विषुवत रेखा पर आया, फिर ऐसे अक्टूबर, नवंबर और 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है वो मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो 22 दिसंबर को क्या होगा, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, और उत्तरी गोलार्ध में इसका उल्टा होता है। तो यहाँ से देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि विषुवत रेखा पर सूर्य कब लंबवत चमकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, और इन्हीं दो तिथियों को दोनों गोलार्धों में सूर्य का प्रकाश बराबर पड़ता है, इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथि को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरण कर्क रेखा पर पड़ती है, और सूर्य के उत्तर जाने की यह अधिकतम स्थिति होती है, और इसीलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरण मकर रेखा पर पड़ती है, इसलिए 22 दिसंबर की तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। यहाँ पर देखिएगा, कर्क रेखा यानी 21 जून की अवस्था को कर्क संक्रांति और 22 दिसंबर की अवस्था को मकर संक्रांति भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए 66.5 डिग्री, 66 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहा जाता है, और 66 सही 1/2 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में एक महासागर होता है जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर किस ध्रुव को घेरे हुए है? आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव को घेरे हुए है, और दक्षिणी ध्रुव को एक महाद्वीप घेरे हुए है जिसको कहते हैं अंटार्कटिका। ये पूरा का पूरा बर्फ होता है, बर्फीला महाद्वीप है, इसको अंटार्कटिका कहा जाता है। तो इसी अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम के आधार पर इस रेखा को लोग याद कर सकते हैं कि कौन आर्कटिक रेखा है और कौन अंटार्कटिक रेखा होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध यानी कि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा या वृत्त कहते हैं, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। हमने बताया कि जितनी भी ये रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, ये पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं।
इसलिए इसको भूमध्य रेखा को भूमध्य वृत्त या विषुवत वृत्त भी कहते हैं। कर्क रेखा को कर्क रेखा या कर्क वृत्त भी कहा जाता है। मकर रेखा को मकर रेखा मकर वृत्त भी कहा जाता है। तो अक्षांश रेखाएं पूरा का पूरा एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं।